ठीक है, वी स्टडीड रेजिस्टिविटी इन लास्ट लेक्चर और रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो और उसकी फॉर्मूला होती है RA/N। ठीक है, दिस इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के बेस पे टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टू न्यूमेरिकल्स, दो सम्स करने वाले हैं जो रेजिस्टिविटी के बेस पे है। हमने 12.3 और 12.4 कर लिया ना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 12.5। एग्जांपल नंबर 12.5। एग्जांपल 12.5 दैट इज अबाउट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लंबा वायर है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, L दिया हुआ है 1 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर इज 26 ओम। ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की होती है। तो रेजिस्टेंस हमारा है 26 ओमेगा। ठीक है, 26 ओम रेजिस्टेंस है एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी फॉर्मूला में टेम्परेचर है ही नहीं। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, तो 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ और अगर डायमीटर 0.3 है तो बताओ रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 0.3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। ठीक है, क्योंकि एरिया की फॉर्मूला अप्लाई करने को आएगी यहाँ पे हमको, और एरिया ऑफ स्फीयर पाई r स्क्वायर होता है, तो रेडियस चाहिए, इसलिए मैंने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी मतलब रो फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या होती है? रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L। ठीक है, अब R की वैल्यू तो हमारे पास तैयारी है, 26 है। ठीक है, लेकिन एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? पाई r स्क्वायर होती है। अब ये मैंने एरिया ऑफ स्फीयर को अप्लाई किया है क्योंकि देखो ये वायर है। ठीक है, वायर की ये लेंथ है, 1 मीटर लंबा वायर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट आपको कौन से शेप का दिख रहा है? मुझे बताओ तो, कौन से शेप का दिख रहा है? ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि ट्रायंगल दिख रहा है? सर्कल। ठीक है, सर्कल दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला अप्लाई करी है, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। L कितना है? 1 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं 26, पाई ले लेते हैं 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3.14 लेता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर क्या है? 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू 2 क्या हो जाएगा? -6। 10⁻³ का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 डिवाइडेड बाय 1 तो था ही, और नीचे r स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 ही रहेगा, बराबर ना। अब r स्क्वायर है तो 0.3 को 2 बार लिखा, नीचे 2 को भी 2 बार लिखा, और 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा? 10⁻6। ठीक है, अब यहाँ पे काटते हैं तो चलो बाद में काटने को करते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का मतलब क्या होगा? 314/100 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मतलब क्या होगा? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मतलब 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ओके, अब देखो काटते हैं। 2 1 213 का, 2 1 2 157 का, तो क्या हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और नीचे है 10⁻1 2 3 4 10⁻4। ठीक है, अब 13 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 130 में से 13 जाता है तो 117। 13 मल्टीप्लाई बाय 9 117 होता है,
तो हम क्या कहते हैं 157 मल्टीप्लाई बाय 117, तो 0 0 1 7 का 7 1 5 का 5 1 1 का 1 0 7 5 1 7 7 का 49 7 5 का 35 plus 4 39 7 1 का 7 plus 3 10 9 9 plus 7 16 7 plus 1 8 8 plus 5 13 5 6 7 8 और 1, तो क्या हो जाएगा 1 8 3 6 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू -6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू -4, ठीक है। या तो एक काम करते हैं 10 इज टू 4 है नीचे, ठीक है, तो 10 इज टू 4 का मतलब क्या हुआ 10,000 हुआ, तो क्या हो जाएगा 1.8369 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू -6 ओमेगा मीटर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है 18369 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1.8369 into 10 raised to -6 ओम मीटर, ठीक है। अपना 1.836 आ रहा है, थर्ड डिजिट 5 से बड़ी है, ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हो 1.84 और ना लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी हो जाएगी 1.8369 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to -6 ओमेगा मीटर। बोलो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। एक बार अच्छी तरह से देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी का एक और सम है, वो भी खत्म कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी का एक और सम है 12.6। Now sum number 12.6. Example 12.6. अब क्या दिया हुआ है? A wire of given material having length L. एक वायर है, कोई मटेरियल का है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ की वैल्यू नहीं दी, खाली ऐसा बोला है कि लेंथ कितना है L है, L, L फॉर लेंथ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एरिया क्या बोला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए फॉर एप्पल भी होता है, फॉर एरिया भी होता है, एंड हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, मतलब कि आर दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, ठीक है, अनदर वायर, दूसरा वायर लिया लेकिन सेम मटेरियल, मतलब मान लो ये भी पहले कॉपर, वही कॉपर का है और दूसरा वायर भी कॉपर का ही है, लेकिन लेंथ चेंज करी है, ठीक है। तो न्यू लेंथ क्या दिया हुआ है, न्यू लेंथ हम ले लेते हैं, न्यू लेंथ L डैश इज इक्वल टू L अपॉन 2, ठीक है। न्यू लेंथ को हम नाम दे देते हैं L डैश, और वो पहले वाले से आधी है, मतलब पहले अगर 2 मीटर का वायर होगा तो इस बार 1 मीटर का है, पहले अगर 4 मीटर का वायर है तो इस बार 2 मीटर का होगा, पहले अगर 3 मीटर का है तो अभी 1.5 मीटर का है। इधर लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L अपॉन 2, मतलब कि पहले वाले से आधी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, ठीक है। न्यू एरिया कितना दिया हुआ है, न्यू एरिया बोला है कि भाई ए डैश जो है वो 2 है, मतलब पहले अगर एरिया 5 मीटर स्क्वायर होगा तो अब डबल हो गया 10, अगर पहले 2.5 है तो अभी 5 होगा डबल, अगर पहले 3 है तो अभी 6 है, और आपको फाइंड क्या करना है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है,
मतलब कि आर डैश फाइंड करना है। थोड़ा सा डिफरेंट सम है, वैल्यू बिना का सम है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप रेजिस्टिविटी वाली टॉपिक को याद करो तो ये सम आप ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो, एकदम ओरली कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोच के बताओ, हमने लास्ट टाइम जब रेजिस्टिविटी का टॉपिक पढ़ा था तो उससे दो रिजल्ट मिले थे। पहला रिजल्ट था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड दूसरा था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब ये चीज को यहाँ पे अप्लाई करके R की वैल्यू ढूंढ के बताओ। ठीक है, ये चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको R की वैल्यू ढूंढनी है। तो ध्यान दो कि जब रेजिस्टेंस 4 ओम था, ठीक है, तब लेंथ कितनी थी L, अब लेंथ आधी हो गई है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस 4 था तब लेंथ L था, तो बताओ अगर लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा, मतलब 4 का आधा कितना हो गया? 2, रेजिस्टेंस हो गया 2। लेकिन यहाँ पे एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एरिया डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? एरिया यहाँ पे डबल हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डबल होगा कि हाफ होगा? हाफ होगा। हाफ होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो डबल होता, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एरिया डबल हुआ तो रेजिस्टेंस और आधा हुआ, मतलब पहले 4 का आधा 2 हुआ और 2 का भी आधा क्या होगा? 1। तो देखो जरा टेक्स्ट बुक में आंसर देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, टेक्स्ट बुक में आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे यस सर, यस सर। कर सकते हो, बिल्कुल बिना मेथड के आप ये संभव कर सकते हो। ठीक है, खाली यही लॉजिक अप्लाई करके, यही रूल अप्लाई करके, रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस आधा, 4 का आधा 2। ठीक है, रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया आधा तो रेजिस्टेंस डबल, और अगर एरिया डबल तो रेजिस्टेंस आधा। तो यहाँ पे एरिया डबल है तो रेजिस्टेंस और आधा, तो 4 का 2 और 2 का आधा 1, आंसर आया 1। अब इसको मेथड से करते हैं। ठीक है, इसको मेथड से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एन। तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू ही है तो आर को अलग कर देते हैं, तो आर हो जाता है रो एल अपॉन ए। देयरफॉर आर की जगह पे क्या है? 4, तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ये आपको मिली फर्स्ट कंडीशन, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले मैंने क्या किया? आर को अलग कर दिया। आर को अलग इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास आर की ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आर को अलग कर दिया, तो आर हो गया रो एल अपॉन ए। अब मेरे पास रो रेजिस्टिविटी तो वैसे ही कांस्टेंट है, मटेरियल जो है वो तो सेम ही है, अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। हमने वो टेबल पढ़ा था पिछली बार, तो उसमें देखा था कि कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.62 into 10⁻⁸ होती है। तो मान लो ये कॉपर का वायर हो तो लेंथ बड़ी हो या छोटी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो इसके लिए उसकी यहाँ पे रो ही रखा। लेंथ एल दी हुई है तो उसकी यहाँ पे एल रखा, एरिया ए दिया हुआ है तो ए रखा, तो रो एल अपॉन ए और आर की वैल्यू 4 दी है तो 4। अब यहाँ पे यही चीज अप्लाई करते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, लेकिन इस बार न्यू एरिया कितना है? ए डैश है, और एल कितना है? एल डैश है, और आर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आर होगा आर डैश। रो इज इक्वल टू आर डैश ए डैश अपॉन एल एल डैश, क्योंकि इस बार एरिया डबल है तो ए डैश, लेंथ आधी है तो एल डैश, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा मतलब आर डैश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आर डैश क्या हो जाएगा? आर डैश को अलग कर देते हैं, तो आर डैश हो जाएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो रो की जगह पे है सीरीज। अब एल डैश की वैल्यू क्या है? एल डैश की वैल्यू है एल अपॉन 2, और नीचे ए डैश है, ए डैश की वैल्यू भी क्या है? 2a। तो आर डैश क्या हो जाएगा? आर डैश हो जाएगा रो एल, नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4a। ठीक है, तो देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू, ऊपर कोई नंबर नहीं मतलब 1, नीचे 4, और इस चीज को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, रो एल अपॉन a। ठीक है, 1 अपॉन 4 और रो एल अपॉन a को अलग कर देते हैं। इसको अलग इसीलिए किया क्योंकि रो एल अपॉन a की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पड़ी है, रो एल अपॉन a की डायरेक्ट वैल्यू क्या है? 4, तो लिख देते हैं, बट रो एल अपॉन a इज इक्वल टू 4। Therefore r dash हो जाएगा 1 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 4,
4 कट, आर डैश हो जाएगा 1 ओम, आर डैश हो जाएगा 1 ओम। आया आंसर 1 ओम, ठीक है। Yes, sir. आ जाएगा। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम पड़ा है या 2 मार्क का सम आता है तो फिर आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। एक बार इस सम को देख लो, हो सकता है कि तुमको कोई स्टेप पता ना चली हो तो भी पूछ लो। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, ये जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आज मैं करवाने वाला हूँ वो बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। दो टॉपिक है, एक है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सी दिस इज अ बैटरी, इसको हम कनेक्ट करते हैं विद द 3 रेजिस्टेंस R1 सीरीज में, R2 एंड R3, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्विच ऑन ऑफ द सर्किट। ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। अब this is plus, this is minus and this is battery with voltage V। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, I। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट के पास एक ही रास्ता है फ्लो होने के लिए। कहीं पे आपको ऐसा दिखता है कि 2 रास्ता आया, 3 रास्ता आया या 4 रास्ता आया, ऐसा कोई रास्ता दिखता है? No, sir. नहीं दिखता। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब तक करंट के पास एक से ज्यादा रास्ते नहीं होंगे तो करंट डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि R1 में भी करंट कौन सा रहेगा, I रहेगा, R2 में भी कौन सा रहेगा, I रहेगा, और R3 में भी क्या रहेगा, I रहेगा, और R3 के बाद भी क्या रहेगा, I रहेगा। मतलब पूरी सर्किट में जो करंट है वो चेंज नहीं होगा। करंट तभी चेंज होता है जब उसके पास एक से ज्यादा रास्ते हो, वो मैं आपको पैरेलल में बताऊंगा। पैरेलल में हम देखेंगे कि करंट के पास 3 रास्ते होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। वोल्टेज क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि आप देखोगे कि ये मेन सोर्स ऑफ बैटरी, मेन सोर्स ऑफ बैटरी मान लो 210 वोल्ट की बैटरी है, 210 वोल्ट की बैटरी है। अब 210 वोल्ट की बैटरी को हमने के बीच में हमने 3 रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट कर दिए। अब एक साथ कनेक्ट कर दिए, इसका मतलब ये कि यहाँ से जितना वोल्टेज आएगा वो तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखो ये R1 है, मान लो ये बल्ब है, ये पंखा है, और ये ट्यूबलाइट, ये टीवी है। बल्ब लाइट है, ये लाइट है, ये फैन है और ये टीवी है। अब लाइट का एक कनेक्शन तो बैटरी के साथ है, लेकिन लाइट का दूसरा कनेक्शन किसके साथ है, पंखे के साथ है। पंखे का एक कनेक्शन लाइट के साथ है, पंखे का दूसरा कनेक्शन टीवी के साथ है। टीवी का एक कनेक्शन पंखे के साथ है और टीवी का दूसरा कनेक्शन बैटरी के साथ है। मतलब ये कि लाइट, पंखा और टीवी तीनों में से कोई भी डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब यहाँ पे जितनी भी हम एनर्जी देंगे, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, तो दैट इज एनर्जी।
तो यहाँ से हम जितना भी एनर्जी देंगे ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मैं 210 वोल्टेज दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे भी हो जाएगा 70। अगर मैं 300 वोल्टेज दूंगा तो तीनों में आ जाएगा 100 100 100। तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे R1 है, R1 में वोल्टेज डिवाइड होगा, हम नाम दे देते V1, R2 में होगा V2 और R3 में होगा V3। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होगा। लेकिन जो टोटल वोल्टेज है V, वो क्या रहने वाला है, वो तो सेम ही रहने वाला है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये टोटल वोल्टेज है। मतलब कि आपका जितना इनपुट है 210 वोल्ट है तो वो क्या हो जाएगा 70 70 70। ठीक है, डिवाइड होगा। अच्छा, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डिपेंड है कि भाई आपका रेजिस्टेंस कौन सा है। ठीक है, अगर तीनों आप मान लो एक ही कंपनी का बल्ब और एक ही पावर एक ही वाट लेते हो तो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइट ली है, एक पंखा लिया है, एक टीवी लिया है, तो यहाँ पे V1 की वोल्ट, V1 हो सकता है 80 वोल्ट हो, यहाँ पे 50 हो, और यहाँ पे 80 प्लस 30 130। हाँ, तो यहाँ पे भी 80 हो। ठीक है, तो 80 30 80 50 और 80 के हिसाब से वो डिवाइड होगा। ठीक है, अगर तीनों एक ही चीज है, मान लो फिलिप्स का बल्ब है, 5 वोल्ट का बल्ब है, तो भी तीनों में इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लाइट पंखा और टीवी लगाया है तो यहाँ पे डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है R1 पे डिपेंड होता है कि R1, अच्छा करंट तो सेम ही रहने वाला है लेकिन ये सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से आपका वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन टोटल वोल्टेज तो उतना ही होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कैसे लिखोगे? भाई इफ 2 और more than two resistance, if 2 or more than 2 resistance are connected in such a way, are connected in such a way that electric current has only one path to flow। अगर दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास एक ही रास्ता है, इलेक्ट्रिक करंट has only one path to flow, then such connection of resistance is called, क्या बोलेंगे, is called series connection, is called series connection of resistance। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई अगर करंट के पास एक ही रास्ता हो, अगर दो और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है कि करंट के पास एक ही रास्ता है। ठीक है, if 2 or more than 2 resistors are connected in such a way that electric current has only one path to flow, then such a connection is called series connection of resistance। ठीक है, now शुरुआत कैसे करेंगे? अब डिराइव करना है as shown in figure। पहले हम करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट flowing through R1, R2 and R3 is I। करंट R1 में भी I है, R2 में भी I है और R3 में भी I है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? करंट का पॉइंट होगा कि करंट तीनों में एक ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होगा करंट को लेके as shown in the figure, electric current flowing through R1, R2 and R3 is I। अब वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। 210 दे रहा हूं तो यहाँ पे 70 हो रहा है, यहाँ पे 50 हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप एट R1 is V1 and at R2 is V2 and at R3 is V3। ठीक है, R1 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? V1, R2 पे हो रहा है V2 और R3 पे हो रहा है V3। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? टोटल वोल्टेज
draw at R1, R2 and R3 is क्या हो जाएगा V1 plus V2 plus V3 plus V2 plus V3. V is equal to V1 plus V2 plus V3. ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1। अब करना कुछ नहीं है, V1 ओम्स लॉ को याद करके V1, V2, V3 और V की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें डाल देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले V1, व्हाट इज V1? V1 क्या है? तो क्या है V1? वोल्टेज ड्रॉप एट R1 इज V1। वोल्टेज ड्रॉप एट R1, V1 क्या है? V1 वो वोल्टेज ड्रॉप है जो R1 पे हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताओ, ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करो। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। ठीक है, V1 क्या हो जाएगा? IR1। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। सिमिलरली बताओ, वोल्टेज ड्रॉप एट R2 इज V2। ठीक है, R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? V2। तो बताओ V2 क्या होगा? V2 होगा क्या होगा? IR2। ठीक है, तो V2 हो जाएगा IR2। और बताओ V3 क्या होगा? वोल्टेज IR3 R3 इज V3। V3 तो V3 हो जाएगा I इंटू R3, तो V3 हो जाएगा IR3। ठीक है, अब सबको हम कंडीशन रख देते हैं। V1 इक्वल टू IR1, ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2। V2 इक्वल टू IR2, ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 3। और V3 इक्वल टू IR3, ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 4। ठीक है, अब खाली V रहा, V। और V क्या है? पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट वोल्टेज या पूरी सर्किट का टोटल वोल्टेज। अब मान लो पूरी सर्किट में एक ही वोल्टेज है V, एक ही करंट है I, और पूरी सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है R। पूरी सर्किट में अगर एक ही वोल्टेज है V, एक ही करंट है I और एक ही रेजिस्टेंस है R, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? V equals to IR. लिखना पड़ेगा कि इफ V is total voltage of circuit, CKT मतलब circuit with resistance R and current I, then according to Ohm's law, तो पूरी सर्किट में एक ही वोल्टेज है V, करंट है I और रेजिस्टेंस है R, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, और ये हो गई आपकी फॉर्मूला नंबर 5। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको 2, 3, 4 और 5 को 1 में डाल देना है। तो डाल देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ 2, 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू क्या है? IR। V1 की वैल्यू क्या है? IR1। V2 है IR2 और V3 है IR3। IR में से I कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I कट, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो जाएगी आपकी 6th फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6, और ये होगी फाइनल फॉर्मूला। RR काट दिया आपने ने, तो बचा क्या? R इक्वल टू, सॉरी II काट दिया आपने ने, तो बचा क्या? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आया समझ में सबको? फिर ये डिराइव आता है? Yes, sir.
ठीक है, तो आई आई कट हो जाता है। अब ये हो गई आपकी सीरीज कनेक्शन की फॉर्मूला। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा और उसमें बोला होगा कि भैया ये थ्री रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। पैरेलल की फॉर्मूला अलग आएगी, सीरीज की ये वाली है। सर डिराइव पूछते हैं? हाँ पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क में पूछेंगे सीरीज कनेक्शन, और होगा दिमाग खराब होगा ना तो 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो सीरीज कनेक्शन सबसे इजी सीरीज है, देखो इजी सीरीज है और इसीलिए इसके आने के चांसेस ज्यादा है। नॉर्मली बोर्ड का पेपर इजी होता है, तो इजी होने की वजह से ये चांस ज्यादा है कि सीरीज कनेक्शन आएगा। ठीक है, 2020 के पेपर में था, इस साल का जो पेपर था मार्च का, उसी के अंदर एक क्वेश्चन था सीरीज कनेक्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भाई ये तो तुमको लर्न हो ही जाना चाहिए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पिछली Yes, बार तो इस बार पैरेलल पूछेंगे, क्योंकि बोर्ड वाले क्या करते हैं, वाराफरती करते हैं, ऐसा कभी सीरीज तो कभी पैरेलल। तो अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, तो आप लोग के सामने बोर्ड पे मैंने अच्छी तरह से लिख दिया है। आप लोग पहले से लेके एंड तक एक बार हर एक लाइन को रीड करो, इलेक्ट्रिक सर्किट को भी देख लो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। फिर इसके जैसा पैरेलल आएगा, अगर पैरेलल जो है वो भी इसके जैसा, ये इजी है, लेकिन उसके लिए आपको सीरीज पक्का होगा तो मैं पैरेलल फटाफट तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सीरीज पे सब लोग फोकस कर लो और देख लो, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो।